Part 3 of the Indian Contract Act 1872. Just had a quick revision. कल हमने देखा था एप्लीकेबिलिटी ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. एप्लीकेबिलिटी इज लेवी होल इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर. ओके, नाउ इन्फोर्सिबिलिटी. कल हमने इन्फोर्सिबिलिटी देखा था, लाइक कब से लेवी हुआ है एंड द डेट वॉज 1 सितंबर 1872. इसके बाद हमने कुछ देखी थी डेफिनेशन. सबसे पहले हमने देखा था डेफिनेशन ऑफ द प्रपोजल. प्रपोजल क्या होता है? जब कोई पर्सन सिग्निफाइज करता है अपनी विलिंगनेस को टू डू और टू ऑब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग विथ अ व्यू ऑब्टेनिंग द एसेंट ऑफ दैट अदर पर्सन, तो उस एक्ट को या उस एब्स्टिनेंस को अपन कहते हैं प्रपोजल. ओके, फिर हमने देखा था प्रॉमिस. जिस पर्सन को प्रपोजल दिया गया है, जब वो अपनी कंसेंट दे देता है ऑन दैट प्रपोजल, तब कहा जाता है कि वो प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया गया है एंड वो प्रपोजल बन जाता है व्हाट? प्रॉमिस. ठीक है. इसके बाद हमने देखा था कि दो पर्सन होते हैं जिसे अपन ऑफरर या ऑफरी कहते हैं. ऑफरर जिसने प्रपोजल दिया है, ऑफरी जिसको प्रपोजल मिला है. एंड जब ये ऑफरी इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता है तो वो बन जाता है प्रॉमिसर एंड ऑफरी बन जाता है प्रॉमिसी. ठीक है. आई डोंट थिंक यहाँ तक आपको कोई दिक्कत होगी. अगर कोई दिक्कत होगी तो प्लीज़ लेट मी नो. नाउ उसके बाद हमने देखा था कंसिडरेशन. कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है? इन जनरल टर्म देखा था, कंसिडरेशन इज समथिंग रिटन. ओके, नाउ इसमें बोला जाता है कि जब व्हेन एट द डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर, जब भी प्रोमिसर के डिज़ायर से प्रोमिसी या कोई और पर्सन कुछ करता है या कुछ नहीं करता है, या उसने पास्ट में कुछ किया है या उसने पास्ट में कुछ नहीं किया है, या वो प्रॉमिस करता है कुछ करने के लिए या कुछ ना करने के लिए, ठीक है, देन दैट समथिंग मीन्स वो जो करना या ना करना है, दैट इज़ कॉल्ड कंसिडरेशन फॉर द प्रॉमिस. अंडरस्टैंड? नाउ देन अपने ने देखा था एग्रीमेंट. जब एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है कि कोई भी प्रॉमिस या सेट ऑफ प्रॉमिस जिसमें कंसिडरेशन होता है फॉर द ईच अदर, मीन्स जितने भी पार्टीज़ हैं कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट के, उन सब के लिए कुछ ना कुछ कंसिडरेशन होता है, देन वो प्रॉमिस या सेट ऑफ प्रॉमिस बन जाता है आपका एग्रीमेंट. ओके, फिर उसके बाद हमने देखा था कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग. कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? जब भी कोई एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ होता है, एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ होगा तब वो बन जाएगा कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है. और इन्फोर्सेबल बाय लॉ क्या होता है, ये चीज़ कल अपन ने डिस्कस कर लिया था. ठीक है. नाउ आप मुझे बताइए, क्या सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं? द क्वेश्चन इज वेल ऑल एग्रीमेंट आर become contract? Think about it. एग्रीमेंट क्या होता है? कुछ ऐसा एग्रीमेंट जो एक दूसरे के अगेंस्ट हमें राइट प्रोवाइड करता है. ठीक है. एग्रीमेंट का मतलब क्या हुआ? विच प्रोवाइड राइट, विच प्रोवाइड right to the person. ठीक है. अब क्या हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है? कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए हमें क्या चाहिए था? एग्रीमेंट विच इज़ इन्फोर्सेबल बाय लॉ. एंड वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ है, अपन तब कब कहेंगे? इन्फोर्सिबिलिटी का मतलब ये था कि जब भी किसी पर्सन के पास राइट होता है कोर्ट में जाने के लिए, मीन्स उस केस को जब कोर्ट में डिस्कस किया जाता है. ठीक है. इट मीन्स ये आपका इकोनॉमिकल और कमर्शियल होना मैंडेटरी है. ठीक है. कल हमने देखा था कि दो तरह के कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं.
फर्स्ट वन इज़ योर डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट एंड सेकेंड वन इज़ योर कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट। आप क्या डोमेस्टिक नेचर के कॉन्ट्रैक्ट को कोर्ट में लेके जा सकते हो? द आंसर इज़ नो, कोर्ट में ये चीज़ डिस्कस नहीं की जाएगी। अब आप सोच रहे होगे कि जो डिवोर्स वगैरह होते हैं वो भी तो डोमेस्टिक काइंड ऑफ होता है ना, बट नहीं, वो लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, ठीक है। एंड कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट्स, क्या आप इन्हें कोर्ट में लेके जा सकते हो? ऑफ कोर्स यस। तो जो इन्फोर्सिबिलिटी है, क्या यहाँ पे डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट्स क्या इन्फोर्सेबल होंगे? नो, इट्स नॉट इन्फोर्सेबल, तो अपन कह सकते हैं नॉन इन्फोर्सेबल। कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल होंगे? यस, इट इज़ इन्फोर्सेबल। तो इन शॉर्ट क्या अपन ऐसा कह सकते हैं कि सिर्फ वही एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन सकते हैं जो डोमेस्टिक नेचर के ना हो? ओके, सो इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि कोई एग्रीमेंट, अगर कोई एग्रीमेंट डोमेस्टिक नेचर का होगा तो वो आपके सोशल ऑब्लिगेशन को एराइज करेगा, और अगर वो कमर्शियल नेचर का होगा तो वो आपको एराइज करेगा लीगल ऑब्लिगेशंस, ठीक है। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि अगर कोई एग्रीमेंट आपके सोशल ऑब्लिगेशन को एराइज करता है एंड वो डोमेस्टिक नेचर का होगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता, और अगर वो लीगल ऑब्लिगेशन को एराइज करेगा तो वो आपका कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है, ठीक है। चलिए अब इसे अपन बुक से रीड करते हैं। पेज नंबर 2 लास्ट में गिवन है, विल एग्रीमेंट विल गिव राइज टू अ कॉन्ट्रैक्ट, एन एग्रीमेंट टू बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट गिव राइज टू अ लीगल ऑब्लिगेशन। मीन्स किसी भी एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए लीगल ऑब्लिगेशन को एराइज करना ज़रूरी है, ओके। एग्रीमेंट कैन बी सोशल ऑब्लिगेशन और लीगल ऑब्लिगेशन, जैसे कि अपन ने देखा कि एग्रीमेंट आपका सोशल ऑब्लिगेशन भी हो सकते हैं एंड लीगल ऑब्लिगेशन भी हो सकते हैं। एन एग्रीमेंट गिवन राइज टू सोशल ऑब्लिगेशन इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। दैट इज़ वाई इट इज़ सेड दैट द टर्म एग्रीमेंट इज़ अ वाइड टर्म। जो एग्रीमेंट है दिस इज़ अ वाइड टर्म, मीन्स ये बहुत ही बड़ा टर्म है, इसमें बहुत सारी चीज़ें कवर होती हैं। It includes both social and legal obligation, but only those agreements which the parties intend to enforce legally culminates into a contract. Means सिर्फ वही एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट में तब्दील हो सकते हैं जिसमें पार्टीज़ का इंटेंशन है कि वो उसे लीगली इन्फोर्स करें। अंडरस्टैंड? नाउ एन एग्रीमेंट इज़ रिगार्डेड एज अ कॉन्ट्रैक्ट व्हेन इट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। जब कोई भी एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ होता है तभी वो कॉन्ट्रैक्ट बनता है, ये चीज़ अपन ऑलरेडी देख चुके हैं। लीगल ऑब्लिगेशन राइज टू मेक एग्रीमेंट अ कॉन्ट्रैक्ट, ओके। इट मीन्स दैट एन एग्रीमेंट मस्ट गिव राइज टू अ लीगल ऑब्लिगेशन, मीन्स वो एग्रीमेंट लीगल ऑब्लिगेशन को इफेक्ट करना चाहिए तभी वो कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है। देयर मस्ट बी एन इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन, मीन्स जो पार्टीज़ हैं उनका इंटेंशन होना चाहिए लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करने का। इसको अपन थोड़ा सा एग्जाम्पल के साथ भी समझेंगे, ओके। इन केस ऑफ एग्रीमेंट रेगुलेटिंग बिजनेस रिलेशन इट इज़ एज्यूम दैट पार्टीज इंटेंड टू लीगल कंसिक्वेंस। और अगर कोई भी मतलब देखिए अब यहाँ पे क्या हुआ कि प्रूफ करना हुआ, ओके, कि वो लीगल ऑब्लिगेशन का इंटेंशन था उनका कि नहीं था, ठीक है। तो अब ये चीज़ प्रूफ करने के लिए हो सकता है ना बाद में बंदा डिनाई कर जाए कि नहीं मेरा तो लीगल इंटेंशन था ही नहीं, बराबर, मेरा इंटेंशन था ही नहीं कि मैं लीगल ऑब्लिगेशन एराइज करूँ, सो ये कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं, ओके। तो यहाँ पे कहा जाता है लॉ एक एजम्पशन लेता है। एजम्पशन क्या है कि अगर कोई भी पार्टीज़ बिजनेस ट्रांजैक्शन में डील करती हैं या बिजनेस ट्रांजैक्शंस करती हैं तो ये माना जाएगा कि उनका इंटेंशन है लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करने का, ओके। चलिए अब अपन नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज़ एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। मीन्स एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड होने के लिए क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं। अब यहाँ पे एक नया टर्म मिला अपन को, वैलिड।
वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं? ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो सही हों। इन शॉर्ट अपन ऐसा कह सकते हैं कि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो सही हों, जो लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करते हैं एक दूसरे पार्टीज़ के अगेंस्ट में, ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं आपके वैलिड कॉन्ट्रैक्ट और विच इज़ इन्फोर्सेबल बाय लॉ। ठीक है, अभी यहाँ तक समझिए, इसे अपन ऑलरेडी डिस्कस करेंगे लेटर ऑन। ओके, चलिए एलिमेंट्स देखते हैं। फर्स्ट वन इज़ एग्रीमेंट। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को बनने के लिए सबसे मेन रिक्वायरमेंट क्या है? प्राइमरी रिक्वायरमेंट है आपकी एग्रीमेंट की। मींस कि दो पार्टीज़ के बीच में एग्रीमेंट होना ज़रूरी है, और एग्रीमेंट क्या होता है ये ऑलरेडी अपन डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। सेकेंड वन इज़ फ्री कंसेंट। मींस जो उसमें पार्टीज़ इन्वॉल्व हैं, जैसे कि अपन के एग्जांपल में मिस्टर ए एंड मिस्टर बी थे, इन्होंने जो भी एग्रीमेंट किया है इनकी फ्री कंसेंट होनी चाहिए। फ्री कंसेंट का मतलब कि उन्होंने अपनी इच्छा से उसमें एग्री किया हुआ है या अपनी एसेंट दी है। ओके, मीन्स उन पे किसी भी तरह का दबाव नहीं है, ठीक है। नाउ थर्ड था लॉफुल कंसिडरेशन। कंसिडरेशन क्या होता है ये तो अपन ने देख लिया, बट जो कंसिडरेशन है ना वो लॉफुल होना चाहिए। मींस किसी को थ्रेट करना या तो फिर अपोज टू पब्लिक पॉलिसी नहीं होना चाहिए, वो लॉफुल होना चाहिए। ओके, एंड फोर्थ वन इज़ पार्टीज़ कॉम्पिटेंट। जो पार्टीज़ हैं वो कॉम्पिटेंट होनी चाहिए। डोंट वरी, ये सब अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। जस्ट आई एम फ्रेमिंग अ बैकग्राउंड फॉर यू। ओके, नाउ देन फिर हमने देखा कि उनका जो ऑब्जेक्टिव है वो लीगल ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, ठीक है। मींस कॉन्ट्रैक्ट, वो जिस लिए भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जो भी एग्रीमेंट वो कर रहे हैं, वो उनका लीगल ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, ठीक है। एंड सिक्स्थ था लीगल रिलेशनशिप, ठीक है। एंड सेवेंथ वन इज़ एग्रीमेंट नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड। मीन्स एग्रीमेंट वॉइड नहीं होना चाहिए, ठीक है। एंड ठीक है, आई होप यहाँ पे आपको थोड़ा सा क्लिक हो रहा होगा। चलिए अब अपन इसको डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट हम देखा हमने एग्रीमेंट। यहाँ पे हम देख रहे हैं एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड होने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है। फर्स्ट वन इज़ एग्रीमेंट। ओके, मीन्स यहाँ पे आपकी दो पार्टी होनी चाहिए और उन पार्टी के बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए, ठीक है। In order to constitute a contract, there must be an agreement in first place. An agreement is one of composed of two elements. And agreement कैसे बनता है अपन ने देखा था, offer plus acceptance से plus consideration से. Thus, there must be at least one parties making the offer, another accepting it. The terms of offer must be definite and the acceptance must be absolute and conditional. ओके, यहाँ पे कुछ हमें नए टर्म्स मिल रहे हैं। द टर्म इज़ कि जो ऑफ़र है मस्ट बी डेफिनेट एंड एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल। ठीक है, मीन्स जो आपका एग्रीमेंट है ना, एग्रीमेंट के लिए हमें क्या चाहिए, दो पार्टी चाहिए। दो पार्टी के बीच में ऑफ़र होना चाहिए, एक्सेप्टेंस होना चाहिए, कंसिडरेशन होना चाहिए, बराबर। अब यहाँ पे बात कर रहा है कि जो ऑफ़र है वो डेफिनेट होना चाहिए। डेफिनेट होना चाहिए का मतलब क्या हुआ कि उससे जो पार्टीज़ का जो इंटेंशन है ना वो क्लियर होना चाहिए। मीन्स सामने वाली पार्टी को कोई डिलेमा ना हो, कोई किसी भी तरह का कन्फ्यूजन ना हो कि उस पार्टी ने क्या ऑफ़र क्या किया है, बराबर। तो यहाँ पे उसका एक डेफिनेट ऑफ़र होना चाहिए। जैसे सपोज़ यहाँ पे एक पार्टी है जिसे अपन ऑफ़र कहेंगे एंड एक और पार्टी है जिसे अपन ऑफरी करेंगे। एंड ऑफरर और ऑफरी क्या होते हैं ये आपको पता है, बराबर। अब इसने ऑफरी को ऑफ़र दिया एंड बोला कि मैं अपनी कार सेल करूँगा या तो 5 लाख में या 4.5 लाख में, ठीक है। अब मुझे आप बताइए क्या ये ऑफ़र डेफिनेट है? क्या मिस्टर बी को जो ऑफरी है उसको क्लियर इंटेंशन मिल रहा है कि सामने वाला बंदा क्या बोलना चाह रहा है, कितने में बेचना चाह रहा है? क्या ऐसा कुछ इंटेंशन मिल रहा है? नहीं, उसे अभी भी कन्फ्यूजन है, या तो वो 4.5 लाख में बेचेगा या तो 5 लाख में बेचेगा। बट
क्लियर नहीं है ये चीज़, तो इस ऑफ़र को अपन डेफिनेट ऑफ़र नहीं कहेंगे। द डेफिनेट ऑफ़र शुड बी क्लियर, ठीक है, जो पार्टी का इंटेंशन क्लियरली बताए। यहाँ तक क्लियर है। नाउ फिर हमने देखा एक्सेप्टेंस। ओके, एक्सेप्टेंस में क्या हो जाएगा, एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट, मीन्स जो एक्सेप्टेंस है वो रियल होनी चाहिए, एब्सोल्यूट होनी चाहिए। अब इस पार्टी ने इसको क्या किया, एक्सेप्टेंस दिया कि हाँ ठीक है मैं ख़रीद लूँगा, मैं देख लूँगा, नहीं ऐसा नहीं, उसको आप क्लियरली इंटेंशन बताओ अपना कि हाँ आप परचेज़ करोगे या नहीं करोगे, आप एक्सेप्ट कर रहे हो कॉन्ट्रैक्ट को, नहीं कर रहे हो, ठीक है। फिर अपन ने देखा कि वो जो एक्सेप्टेंस है वो अनकंडीशनल होनी चाहिए। अनकंडीशनल का मतलब जिसमें कोई कंडीशन अटैच ना हो, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि वो कंडीशन नहीं होनी चाहिए। सपोज़ जो ऑफरी था मिस्टर बी, इसने मिस्टर ए को बोला कि ठीक है मैं परचेज़ तो करूँगा, लेकिन मैं ना ही 4.5 लाख दूंगा, ना ही 5 लाख दूंगा, मैं पे करूँगा आपको 4 लाख फॉर द कार। ओके, अब मुझे यहाँ पे बताओ कि मिस्टर ए ने उसको ऑफ़र दिया था कि आप मेरी कार 5 लाख में परचेज़ करोगे, बट उसने बोला कि नहीं मैं अपनी कार आपकी कार 4 लाख में परचेज़ करूँगा, तो यहाँ पे उसने कंडीशन लगा दी। ओके, तो क्या अपन इसे एक्सेप्टेंस मानेंगे? नहीं, ये एक्सेप्टेंस नहीं कहलाया जाएगा, इसे अपन इनविटेशन टू ऑफ़र या क्रॉस ऑफ़र देख कहेंगे, ठीक है। ये चीज़ अभी आगे अपन इसे डिस्कस करेंगे, बट इसे एक्सेप्टेंस नहीं कहेंगे, ये फॉर श्योर क्लियर होना चाहिए आपको। ओके, सो हमने देखा अभी तक कि किसी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए एग्रीमेंट बहुत ज़रूरी है, एंड एग्रीमेंट के लिए आपको ऑफ़र देना होगा, जो ऑफ़र है वो डेफिनेट होना चाहिए, एंड जो एक्सेप्टेंस है वो एब्सोल्यूट होनी चाहिए और इसमें कोई कंडीशन अटैच नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एंड लास्ट वन इज़ योर कंसिडरेशन, ठीक है। तो कंसिडरेशन आपका लॉफुल होना चाहिए, इसके लिए एक अलग से हेडिंग है, वो भी अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट में अपन आते हैं, नेक्स्ट था फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट का मतलब क्या हुआ कि उसने अपनी मर्ज़ी से सहमति दी है, उसके ऊपर किसी भी तरह का दबाव नहीं था, ठीक है। चलिए इसे अब एक बार रीड ऑन करते हैं। कंसेंट इज सेड टू बी फ्री व्हेन इट इज़ नॉट कॉज्ड बाय कोर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक। यहाँ पे बहुत सारे नए टर्म्स हैं, ये अपन अभी सीखेंगे धीरे धीरे। मीन्स यहाँ पे बोल रहा है कि कंसेंट को फ्री तब कहा जाएगा जब आपकी कंसेंट या तो कोर्शन मीन्स किसी भी दबाव या किसी भी थ्रेट, लाइक धमकी से अफेक्ट नहीं होनी चाहिए कि लाइक अगर आपने एक्सेप्ट नहीं किया तो मैं इसका मर्डर कर दूंगा, मैं या फिर मैं इससे आपकी प्रॉपर्टी को हार्म पहुंचाऊंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। एंड फिर वो आपकी मतलब कह सकते हो आप, ये आपकी जो कंसेंट है वो फ्री फ्रॉम कोर्शन होनी चाहिए, फ्री फ्रॉम अनड्यू इन्फ्लुएंस होना चाहिए। अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है कि जब भी कोई पार्टी इस पोजीशन में होती है, काइंड ऑफ हायर पोजीशन पे है, तो वो अपने सबऑर्डिनेट को या अपने जूनियर को क्या कर सकती है, इन्फ्लुएंस कर सकती है कि लाइक मैं आपका बॉस हूँ तो आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। जैसे पेरेंट्स बच्चों को इन्फ्लुएंस करते हैं, तो हायर पोजीशन वाला कोई भी अपने सबऑर्डिनेट को या लोअर पोजीशन वाले को क्या कर सकता है, इन्फ्लुएंस कर सकता है, ठीक है। तो वो वहाँ पे भी वो कंसेंट आपकी फ्री नहीं कहलाई जाएगी, ठीक है। अब किसी भी तरह का फ्रॉड नहीं होना चाहिए, मीन्स अगर आपको कुछ फैक्ट्स के बारे में पता ही नहीं था या किसी ने मिस रिप्रेजेंटेशन किया, ओके, मिस रिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड में एक डिफरेंस होता है कि फ्रॉड आप इंटेंशनली करते हो किसी को डिसीव करने के लिए, एंड मिस रिप्रेजेंटेशन में आप अनइंटेंशनली किसी को डिसीव कर लेते हो, बराबर। तो यहाँ पे आपकी जो कंसेंट है इससे भी इफेक्ट नहीं होनी चाहिए और किसी भी तरह के मिस्टेक से इफेक्ट नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक समझा? सो वी कैन से दैट अगर आपकी कंसेंट फ्री नहीं होगी तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। दैट इज़ इफ़ कंसेंट इज़ नॉट फ्री देन नो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस, ठीक है। अगर कंसेंट फ्री नहीं होगी तो कॉन्ट्रैक्ट वो बनेगा ही नहीं। यहाँ तक क्लियर है? नाउ नेक्स्ट वन इज़ लॉफुल कंसिडरेशन। कंसिडरेशन क्या होता है ये चीज़ आपको पता है, ओके। कोई भी एक्ट या कोई ऑब्स्टिनेंस, बट वो लॉफुल होना चाहिए। विच लॉफुल इन सेंस वो अपोज टू पब्लिक पॉलिसी नहीं होना चाहिए, ठीक है। द एग्रीमेंट मस्ट बी सपोर्टेड बाय लॉफुल कंसिडरेशन, ओके। कंसिडरेशन मीन्स समथिंग इन रिटर्न, ओके, मे बी एन एक्ट और ऑब्स्टिनेंस, ये चीज़ पता है आपको, बट इट मस्ट बी रियल एंड लॉफुल। ये रियल होना चाहिए प्लस लॉफुल होना चाहिए। दिस विल डिस्कस इन सब्सिक्वेंटली चैप्टर्स, ओके। Now next one is parties are competent. Parties are competent means competent parties। अब competent parties क्या होती हैं?
ऐसी पार्टीज़ जो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एलिजिबल हो, ठीक है। अब कौन सी पार्टीज़ एलिजिबल होंगी ये हमें देखना होगा, ओके। जैसे कि आपका साउंड माइंड का होना चाहिए, माइनर नहीं होना चाहिए। लॉ में माना जाता है कि कोई भी पर्सन माइनर है तो वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एलिजिबल नहीं होता है, और माइनर कौन होते हैं? जो 18 ईयर्स से कम के होते हैं, ठीक है। अब साउंड माइंड मीन्स कि वो ठीक होना चाहिए, ओके। ल्यूनाटिक नहीं होना चाहिए, ड्रग एडिक्ट नहीं होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए, इडियोटिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। पर्दा नशी वुमेन नहीं होनी चाहिए। पर्दा नशी वुमेन्स मीन्स ऐसी वुमेन जो सिर्फ घर में रहती है, उनको बाहर की दुनिया की कोई भी नॉलेज नहीं होती। तो माना जाता है कि दीज पीपल्स आर मैंगो पीपल्स, मीन्स ये ईज़िली किसी के भी द्वारा इन्फ्लुएंस हो सकते हैं। इनको दीन दुनिया की कोई भी नॉलेज नहीं होती, तो वो कॉम्पिटेंट पार्टीज़ नहीं कहलाई जाएगी, ओके। तो कॉम्पिटेंट पार्टीज़ कौन कहलाई जाएगी? जो मेजर होगा प्लस जो सारी दीन दुनिया की खबर रखता हो, जिसे सही और गलत में फ़र्क पता हो, ठीक है। चलिए इससे अब एक बार अपन रीड करते हैं। The parties to an agreement must be capable of entering into a contract. A person is considered competent if he is 18 years of the age. Okay. Second one is वो sound mind का होना चाहिए. And third one is not disqualified for contracting by law to which he is subject. Means contract के द्वारा वो disqualified नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा डिस्क्वालीफाइड कौन हो सकते हैं? जैसे सपोज़ कहीं कहीं पे रहता है कि अगर किसी ने लाइक किसी को जेल हुई है या उसके अगेंस्ट कोई जैसे केस चल रहा है इन द कोर्ट, तो वो पार्टी कॉम्पिटेंट नहीं होगी, वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकती, ठीक है। इस तरह की पार्टीज़ जो डिस्क्वालीफाइड नहीं होनी चाहिए। जैसे कि आपका इंसॉल्वेंट का मतलब क्या होता है? जिसका दिवालिया निकल जाता है, इन शॉर्ट अपन ऐसा कहते हैं। तो अगर कोई पार्टी इंसॉल्वेंट है ना, तो वो भी कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एलिजिबल नहीं होती है, ओके। नाउ नेक्स्ट वन इज़ लीगैलिटी ऑब्जेक्ट। मीन्स आपका लीगल ऑब्जेक्ट होना चाहिए एग्रीमेंट को क्रिएट करने के लिए, कोई भी इलीगल नहीं होना चाहिए। जैसे कि अगर आप कोई भी गुड्स ट्रेड कर रहे हो तो वो जो गुड्स है वो लीगल होने चाहिए, आपके बैन गुड्स नहीं होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप ड्रग डीलिंग का काम कर रहे हो या कोई ऐसे गुड्स डील कर रहे हो जो इंडिया में बैन है, एंड देन आप कह रहे हो कि हमने तो कॉन्ट्रैक्ट किया था, सारे एसेंशियल्स भी कंप्लीट किए थे, तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। नहीं, वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, क्योंकि उस एग्रीमेंट का या उस कॉन्ट्रैक्ट का जो ऑब्जेक्टिव है, मोटिव है, वही अनलॉफुल है, ओके। रीड ऑन करते हैं इसे। There must be legality of the object and consideration following which it will not be a valid contract. Okay. Now legal relationship means parties का intention होना चाहिए legal relationship में enter करने के लिए, उनका intention होना चाहिए legal obligation arise करने का, okay. Parties must be intent to create a legal relationship. Agreement of social or domestic nature do not completed लीगल रिलेशनशिप, सो दे आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। ये चीज़ अपन देख चुके हैं कि उनका इंटेंशन होना चाहिए लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करने का। सोशल ऑब्लिगेशंस या डोमेस्टिक नेचर के कॉन्ट्रैक्ट को अपन लीगल रिलेशनशिप या लीगल ऑब्लिगेशंस नहीं कहते हैं, तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकते। एंड नेक्स्ट वन इज़ एग्रीमेंट नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड। और जो आप एग्रीमेंट एंटर कर रहे हो वो किसी भी लॉ के अंदर वॉइड या इलीगल बाय लॉ नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ एग्रीमेंट एंड कैपेबल ऑफ परफॉर्मेंस। मीन्स जो एग्रीमेंट है वो सर्टेन होना चाहिए, ओके। एग्रीमेंट मस्ट बी सर्टेन, क्लियर होना चाहिए, और ऐसा होना चाहिए कि जो परफॉर्म किया जा सके। जैसे कि लाइक लोग कहते हैं मैं तुम्हारे लिए चांद तोड़ के लेके आऊँ जाऊँगा, इट्स नॉट पॉसिबल, राइट। तो आपका एग्रीमेंट वही होगा जो पॉसिबल हो, जिसे एक्ट करना पॉसिबल हो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज़ लीगल फॉर्मेलिटीज़, वेयर नेचर ऑफ एग्रीमेंट इज सच दैट इट रिक्वायर्स कंप्लायंस ऑफ सर्टेन फॉर्मेलिटीज़। मीन्स अगर मान लीजिए किसी भी एक्ट के अंदर उस कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ ज़रूरी है, तो आपको वो लीगल फॉर्मेलिटीज़ भी फुलफ़िल करनी पड़ेगी। सपोज़ जैसे कि आप अगर लैंड परचेज़ करते हो या सेल करते हो तो आपको रजिस्ट्री करानी कंपलसरी होती है, ठीक है। अगर आप रजिस्ट्री नहीं कराते हो और सारे कॉन्ट्रैक्ट्स के इसेंशियल जो एलिमेंट्स हैं वो आप फुलफ़िल करते हो, बट जो ट्रांसफ़र एक्ट है आप उसके अंदर रजिस्ट्री नहीं कराते हो, तो वो आपका वैलिड नहीं माना जाएगा। तो कुछ दूसरे लॉ अगर इफ़ेक्ट करते हैं और उनके कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, तो वो भी आपको क्या करनी पड़ेगी? फुलफ़िल करनी पड़ेगी, ओके। नाउ वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू।